गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको बता रहा था प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विभिन्न रीतियों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति और स्थानीय संवाददाताओं द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण और उसके बाद सूचकों द्वारा प्रश्नावलियों को भरवाना और प्रगणों द्वारा अनुसूची भरवाना। अब इसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर या महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है अर्थशास्त्र में, वो चैप्टर है अच्छी प्रश्नावली के गुण, मेरिट्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली क्या होती है, तो इसके बारे में आपको बता दूं। जब अनुसंधानकर्ता अपने प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रश्नों को तैयार करता है, ताकि आंकड़े उनको या समंक उनको सरलता से, सुगमता से और आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस संबंध में क्या होगा, जब हम अनुसंधानकर्ता के द्वारा उस प्रश्न को तैयार करते हैं तो वो प्रश्न में क्या क्या गुण होने चाहिए, उस प्रश्न में क्या क्या गुण होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से एक अच्छे प्रश्नावली में किन गुणों को होना चाहिए, तो सबसे पहले आता है प्रश्नों की संख्या कम। देखिएगा, अब हम किसी भी प्रकार को आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं तो एक अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण यह होना चाहिए कि प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो। प्रश्नों की संख्या इसलिए कम होनी चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति उत्तर देते समय अपने आप में बोरियत महसूस ना करे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या इतनी भी कम ना हो कि आवश्यक सूचना की प्राप्ति ही ना हो सके। जैसे हम किसी जनसंख्या की गणना के लिए हम किसी के परिवार में गए, तो अनावश्यक रूप से अगर प्रश्न करें तो प्रश्न के उत्तर देने वाला घर का मुखिया बोरियत महसूस करता है। अनावश्यक प्रश्नों का हम अगर समावेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक तथ्य हैं या वास्तविक आंकड़े हैं वो हमारे पास आंकड़े प्रस्तुत नहीं हो पाते। इसलिए प्रश्नों की संख्या कम हो और इतनी भी संख्या कम न हो कि उस आंकड़ों को हम या उस तथ्य को हम एकत्रीकरण न कर सके। दूसरी बात है प्रश्न छोटे हों और स्पष्ट हों, क्वेश्चन शॉर्ट एंड क्लियर। ठीक है, एक अच्छी प्रश्नावली का दूसरा गुण यह होना चाहिए कि प्रश्न छोटे व स्पष्ट हों। इससे सामान्य व्यक्ति भी प्रश्नावली को समझ सकता है। यदि प्रश्न लंबे अस्पष्ट कठिन होंगे तो उनको समझना कठिन होगा। सामान्यतः प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना या अंक के रूप में होना चाहिए, एक अंक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न छोटे हों और स्पष्ट होने चाहिए। जिसको प्रश्नकर्ता अगर करे तो केवल हाँ या ना में उसके उत्तर हमें मिलने चाहिए। वर्जित प्रश्न प्रॉपर है ना, क्या होगा, वर्जित प्रश्न में प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए जिनके पूछने पर सूचना देने वालों के मस्तिष्क पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों को हम समाहित नहीं करना चाहिए जिससे उत्तर देने वाले या पूछने वाले पर सूचना देने वाले के मस्तिष्क पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके बाद चौथा है उचित स्थान, प्रॉपर प्लेस। प्रश्नावली बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने के लिए उचित स्थान हो, जिससे उत्तर देने वालों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छी प्रश्नावली के गुण हमेशा आता है, याद रखिएगा और अच्छे से लिखिएगा भी इसको पॉइंट टू पॉइंट, और याद भी रखें और नोटेशन भी तैयार करिएगा। पांचवा है उचित क्रम, प्रॉपर सीक्वेंस। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वे उचित क्रम में हो। जैसे हमारे सामने दो प्रश्न हैं, उदाहरण के बतौर। ठीक है, क्या आप नौकरी करते हैं?
और दूसरा यदि हाँ तो आपका वेतन कितना है। ठीक है। यदि दोनों प्रश्न में दूसरा प्रश्न को पहले पूछा जाए और पहले प्रश्न को बाद में, तो वह उचित क्रम नहीं होगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि आप नौकरी करते हैं, दूसरा है यदि हाँ तो आपका वेतन कितना। तो दूसरे प्रश्न को पहले मैं पूछता हूँ कि आपका वेतन कितना और बाद में पूछूँ कि आप नौकरी करते हैं, तो ये उचित क्रम नहीं होगी, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा। इसलिए उचित क्रम का होना अति आवश्यक है। छठवां है निर्देश। शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाले के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। जैसे यदि लंबाई संबंधी प्रश्न पूछा गया है तो स्पष्ट होना चाहिए कि लंबाई मीटरों में देनी है अथवा सेंटीमीटरों अथवा इंचों में, लीटरों में नहीं। लीटर में केवल है ना दूध या पानी को ही माप सकते हैं। तो लंबाई संबंधी अगर प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर हमको लंबाई मीटरों में देनी होगी या तो फिर सेंटीमीटर या इंचों में। ठीक है। उसके बाद है अनुसंधान संबंधी प्रश्न कैसे होंगे। अनुसंधान संबंधी प्रश्न में प्रश्नावली में केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो वास्तव में अनुसंधान कार्य से संबंधित हों। जैसे यदि एक फैक्ट्री में श्रमिकों की मजदूरी संबंधी जांच करनी हो तो उसका दृष्टिकोण संबंधित प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से अनुसंधान संबंधी प्रश्न का भी समावेश किया जाता है। पूर्व परीक्षण है ना, पिलॉट सर्वे। तो प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात एक बार कुछ सूचकों पर विभिन्न प्रश्नों का पहले ही परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि कोई कमी या अशुद्धि होने पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्नावली के गुण में प्रश्नों की संख्या, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रश्न आता है, अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। ये पेज नंबर 32 और 33 पर दिया है। तो प्रश्नों की संख्या कम, प्रश्न छोटे व स्पष्ट, वर्जित प्रश्न का समावेश नहीं, उचित स्थान होनी चाहिए, उचित क्रम होना चाहिए, निर्देश होनी चाहिए, अनुसंधान संबंधी प्रश्न हो और पूर्व परीक्षण। तो इस प्रकार से हम एक अच्छी प्रश्नावली प्रथम आंकड़ों के लिए या संकलन के लिए हम तैयार करते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है ताकि हमको उचित समंक आंकड़े हमको प्राप्त हों और हम उसका अनुसंधान सही कर सकें, उसकी निष्कर्षता सही निकाल सकें। इस प्रकार भी इसको तैयार किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से गहन अध्ययन कर रहे होंगे और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या अर्थशास्त्र के संबंध में आती हैं तो निसंकोच व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं ताकि उस समस्या का हम समाधान कर सकें। ठीक है। आने वाले कालखंड में मैं आपको बताऊंगा द्वितीय समंकों को संकलित करने की रीतियाँ। अभी हम प्राथमिक समंकों को संकलन करने की विभिन्न रीतियों के बारे में पढ़ें, अच्छी प्रश्नावली के गुण को भी पढ़ें। तो आने वाले कालखंड में या रेड पर हम देखेंगे मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, यानी द्वितीय समंकों को संकलन करने की रीतियाँ। क्योंकि समंकों के आंकड़ों के एकत्र करने की दो ही विधि है, प्राथमिक संकलन और दूसरा है द्वितीय संकलन। तो हमने प्राथमिक संकलन का अध्ययन कर लिया, अब आ गया द्वितीय संकलन। तो द्वितीय संकलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।